जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। तो आज है हमारे पास क्लास 10th 2022 के लिए मॉडल पेपर जो कि हिंदी का है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें से आपके 80 नंबर क्लियर हो जाएंगे अगर इसको तैयार कर लेते हो। मैक्सिमम बच्चे इसमें से तैयारी नहीं करते हैं जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 70 का पूर्णांक रहेगा और 30 नंबर आपके स्कूल की तरफ से मिलते हैं, वो आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके के प्रश्न आएंगे ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप चलते हैं तो देखिए क्या है कि 15 मिनट आपको मतलब पढ़ने के लिए दिया जाएगा पेपर को। तो 15 मिनट से 20 मिनट लग जाए, लेकिन जो पेपर मिलेगा आपको उसको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो उसी से क्लियर होते हैं। तो आगे देखिए, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो आएगा, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा जो कि प्रेमचंद है, बिल्कुल गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, बिल्कुल यही तो सही है। ठीक है, मैला आंचल ये तो निबंध है, तो यही आपका सही है। ठीक है, तो ये प्रश्न तो मतलब हर साल पूछे जाते हैं इस प्रकार के, तो आपको बिल्कुल भी मतलब डर नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके यहाँ पर नीचे आएगा कि रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। ये क्वेश्चन जो है ये बहुविकल्पी हो गए। पहले बहुविकल्पी नहीं हुआ करते थे। ठीक है, मतलब पिछले साल या उसके पहले बहुविकल्पी प्रश्न नहीं होते थे। अब की बार बस इतना ही फर्क किया गया कि ये बहुविकल्पी हो गए। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर ये सरल हो जाएगा। जो आपके शुरुआती 5 नंबर मिलते थे तो थोड़ा सा सरल हो गया। इससे रस मीमांसा कृति किसकी आलोचना है, तो किसकी है, तो रस मीमांसा त्रिवेणी सूरदास, ये तीनों किसकी आलोचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका विकल्प जो है यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नीचे, निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, कोई एक रचना किसी का भी नाम लिख दीजिए। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी नहीं किया गया। बहुविकल्पी हो जाता तो 1 नंबर आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाता। और क्योंकि देखिए 4 में से आप एक रचना तो आराम से लिख दोगे मतलब उसके लेखक का नाम, लेकिन अगर बहुविकल्पी हो जाता तो ऐसे पूछता कि इसमें से ये किसकी रचना है या ये किसके लेखक है, तो थोड़ा सा मतलब कठिन हो जाता। लेकिन ठीक है, बहुत ही अच्छा किया है बोर्ड ने कि इसको नहीं बदला, ज्यों का त्यों वैसा ही है जैसे पहले आता था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद हमारा तो यहाँ पर अथाह सागर किसकी रचना है, अर्धनारीश्वर वट पीपल उजली आग रामधारी सिंह दिनकर जी के आप जानते हो निबंध है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है। लहरों के राजहंस हरिवंश राय बच्चन की है। आप देख लेना किसकी है, ये मुझे कन्फ्यूज कर रहा है। ठीक है, देखिए सब कोई सर्वज्ञानी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। गेहूं और गुलाब जो है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी की, महादेवी वर्मा, रामविलास प्रेमचंद। तो देखिए महादेवी वर्मा का तो हो ही नहीं सकता, रामविलास, हाँ ये रामवृक्ष बेनीपुरी की है। ठीक है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए, त्याग पत्र किस विधा की रचना है। तो त्याग पत्र जो है उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, इसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को फटाफट से भी लाइक कर दो। आपका विकास भैया आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है इस समय। तो आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न 2 जो आए, ये जो आपके 5 नंबर आएंगे, देखिए 5 नंबर आपके गद्य से आते हैं और 5 नंबर जो आपके आते हैं पद्य से। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए आपकी हिंदी में क्या क्या है, एक तो आपका है गद्य। ठीक है, क्या है, गद्य और प्लस पद्य, ये दोनों मिलकर क्या आपको कितने नंबर देते हैं, ये आपका 5 नंबर देता है और प्लस ये 5 नंबर, तो दोनों मिलकर आपके 10 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब 10 नंबर आपको मिलते हैं जो शुरुआती के होते हैं। तो 5 नंबर आपके बहुविकल्पी हो जाएंगे, बिल्कुल सरल है, आप जानते हो। और 5 नंबर जो आते हैं ये भी बिल्कुल सरल आएंगे, यानी छायावाद युग की 2 प्रवृत्तियां, रीतिकाल की, द्विवेदी युग की, सभी को 2-2 प्रवृत्तियां याद कर लोगे तो आराम से आप इनको लिख लोगे। और 2-2 कवियों के नाम लिख ले, याद कर लेना, और एक एक रचना का उनके नाम लिख ले, याद कर लेना, लिख के लेना। ठीक है, तो ये हो जाता है। तो आगे देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। ठीक है, तो रीति मुक्त धारा के 2 कवियों का नाम लिखना है, छायावाद की 2 प्रवृत्तियां लिखना है, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखना है। उत्तरायण किसकी कृति है, ये एक रचना है। ठीक है, किसकी है, रचनाकार का नाम लिखना है। तो ये सरल क्वेश्चन होते हैं, तो 10 नंबर आपके यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ाई करते हो। तो प्लीज़ पढ़ाई करके जाना यार। ठीक है, तो आप देख सकते हो, बाकी मोबाइल मेरा ये ऐसे फोकस कर रहा है तो मैं इसका फोकस लॉक कर देता हूँ। हाँ लॉक हो गया, हाँ लॉक हो गया। ठीक है, अब नहीं कर रहा, अब बढ़िया है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। तो देखिए इसमें क्या है, थोड़ा ध्यान देना कि 2 गद्यांश रहेंगे। जैसे एक गद्यांश यहाँ पर का दिया गया है और यहाँ पर एक दिया गया है का में। ठीक है, तो मतलब इन दोनों में से किसी एक को करना है। और इसमें आपको कितने नंबर मिलेंगे तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 + 2 + 2। इसका मतलब क्या है कि 2 नंबर आपके जो मिलेंगे इसके मिलेंगे, और 2 नंबर आपके जो मिलेंगे इसके मिलेंगे, और 2 ही नंबर आपके इसके मिलेंगे। किसके, ये जो प्रश्न पूछा जाएगा इसका जब आप आंसर दोगे, और इसका आंसर जो है इसी में छुपा होता है।
तो यहाँ पर देखिए क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। उपर्युक्त गद्यांश में से ये जो दिया गया है, जो ये गद्यांश, इसमें से आपको मतलब ये वाला जो गद्यांश दिया गया है इसमें से आपको आंसर ढूंढना है। तो 2 नंबर तो यहाँ पर और 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, यानी कुल मिलाकर 6 नंबर का आता है। अगर ये मान लो नहीं आता तो अथवा में भी दिया है तो आपको ये हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए कि किस पाठ का है। तो अगर पाठ का नाम आपको मालूम है तो आराम से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई ये, उसके बाद आपका पद से भी आएगा, ये भी आपका कितने नंबर का रहेगा, 6 नंबर का। अब ये थोड़ा सा आप ध्यान देना कि आपको जो संदर्भ इसमें पूछा जाएगा वो केवल 1 नंबर का रहेगा। आपके गद्य में 2 नंबर का था लेकिन इसमें 1 नंबर का रहेगा। और जो व्याख्या रहेगी वो थोड़ा कठिन होती है तो 4 नंबर की रहेगी। और 1 नंबर का आपका काव्य सौंदर्य आएगा। काव्य सौंदर्य का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से पढ़ना। काव्य सौंदर्य, मैंने देखा इसको बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मतलब नज़रअंदाज कर देते, तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आप रस छंद अलंकार कौन सा है उसमें आप मतलब लिख सकते हो। अगर लिख दोगे ना, जैसे एक ही लिख दोगे रस कौन सा या छंद कौन सा है, तो आराम से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। तो अब आपका संदर्भ और ये व्याख्या और ये 1 नंबर आपके काव्य सौंदर्य के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न आपका जो दिया गया है इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, ये आपका दिया गया है, किसकी रचना है ये आप देख लेना। और अथोम भी दिया गया है, ऐसी बात नहीं, ये दोनों में अथोम मिलेगा। सुनि सुंदर वैद सुधा रसाने सयानी है, जानकी जानी भली बिरछे करि नयन दय सैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काएं चली तुलसी। ये तो आपका तुलसीदास वाला ही होगा, तुलसीदास देख सकते हो। तो 1 नंबर तो आप आराम से लिख दोगे कि प्रस्तुत गद्यांश नहीं पद्यांश यहाँ पर लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड में संकलित किस चैप्टर से है उसका नाम लिखना है, फिर इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, लिख दोगे। तो संदर्भ लिखना बहुत ही आसान है, 1 नंबर आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। अब दूसरी बात आएगी आपकी व्याख्या। तो व्याख्या आपको बना बना कर लिख लेना है, थोड़ा बहुत अर्थ आपको मतलब याद कर लेना है। देखिए शब्द अर्थ आप याद करोगे तो रचना आराम से लिख लोगे। बस वही सेम नहीं लिखना होता है, बस थोड़ा सा मतलब आपकी मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है, अपने अनुसार। यही बोलने से ही पता चला, सुनी सुंदर वैद सुधा रसाने सयानी है, जानकी जानी भली, ये सब अगर पढ़ोगे तो आराम से आ जाएगा। बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं और आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देना है। तो मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा कि यहाँ पर आप लोग ना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लेना और जयशंकर प्रसाद जी का। ये 100% है कि 2 में से कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपको 3 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। कितने नंबर, 3 नंबर, यहाँ पर लिखा ही गया है 3 नंबर, देख सकते हो। एक रचना लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा और 2 नंबर का जीवन परिचय रहेगा, तो 3 नंबर पूरा हो गया। एक रचना तो सभी इनकी याद कर रही है, क्योंकि ये रचनाएं हेल्प कर देती हैं आपके जो शुरुआती 5 नंबर होते हैं ना उनमें, क्योंकि जो रचनाएं होती हैं वो उनमें भी पूछ सकता है ना कि भाई ये किसकी रचना है या ये कौन सी विधा है। तो रचना तो आपको मतलब याद ही कर लेना है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, उसके बाद देखिए कवि परिचय। तो एक जीवन परिचय रहेगा, एक कवि परिचय, दोनों में से आपके 3 + 3 नंबर मिलेंगे, यानी कुल मिलाकर आपके 6 नंबर आपके मिलते हैं, ठीक है। तो कवि परिचय और जीवन परिचय दोनों मिला के। तो यहाँ पर आप कवि परिचय दिया गया, तो आपको कौन कौन सा याद करना है मैं बता देता हूँ। एक महादेवी वर्मा का याद कर लीजिए, एक सूरदास का याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एक याद कर लीजिए तुलसीदास का। किसका, तुलसीदास का। मैंने तीनों के जीवन परिचय की वीडियो बनाई है, तुलसीदास। ये मैं हिंदी की जो तैयारी है ना, मेरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। और दूसरी बात, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया। महादेवी वर्मा के जीवन परिचय भी मेरा वायरल है, आप अगर लिखेंगे लर्ण मंत्रा महादेवी वर्मा तो आ जाएगा। सूरदास का जीवन परिचय लर्ण मंत्रा लिख देंगे तो आ जाएगा मेरा वीडियो। तुलसीदास का जीवन परिचय लर्ण मंत्रा तो भी आ जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल का नाम लिखेंगे तो आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप तैयारी मस्त कर लीजिए। और बाकी मैंने हिंदी की बहुत अच्छी से तैयारी करवाई, मेरी प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें एक बार, आपके 95% तो उसमें क्लियर ही हो जाएंगे। आगे मैं बढ़ता हूं, तो आगे आपका देखिए यहाँ पर 4 नंबर का क्या आएगा। तो 4 नंबर का जो आपका आएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी, यहाँ पर क्या है, संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो हिंदी में ही आपको करना है, ये नहीं कि संस्कृत में करने लग जाओ, ठीक है। आप हिंदी में ही करना। तो इसमें क्या है कि आपको जैसे किस में वाराणसी वाले चैप्टर से है, तो बस संदर्भ क्या लिखोगे, इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना होता है, केवल पाठ का नाम लिखना होता है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत अनिवार्य या संस्कृत खंड में संकलित ये वाले चैप्टर से अवतरित हैं, ठीक है। हो गया, इसका संदर्भ हो गया, 1 नंबर आपका क्लियर। उसके बाद आपका क्या आएगा भाई, अनुवाद। अनुवाद आपका देखिए वाराणसी वाला चैप्टर जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से अनुवाद आता है। तो वाराणसी वाला जो चैप्टर है उसको आप जरूर तैयार कर लीजिए कि ये भी वाराणसी वाले चैप्टर से ही अनुवाद इसमें दिया गया है। और मैंने देखा लगभग मेरे पास हिंदी के 3-4 पिछले साल के पेपर पड़े हुए हैं, ज़्यादातर वाराणसी से पूछता है, तो वाराणसी वाला जरूर तैयार कर लेना, 4 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे।
देख सकते हैं कितना सरल होता है, लेकिन आपको मतलब टीचर बहुत सारे डरवा देते हैं कि ऐसा है वैसा है, ठीक है, तो आप डर जाते हो, बाकी आप देख सकते हो। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो श्लोक दिया गया है ना, थोड़ा बहुत 5-6 श्लोक के कम से कम शब्द उनका अर्थ तो आप याद कर लीजिए। याद क्या मतलब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो आप बना लेंगे। दूसरी क्या होगा ना कि अथवा में दिया रहेगा ये जो मतलब आपका श्लोक रहेगा, तो इसमें क्या होगा कि मान लीजिए आपको उसका अनुवाद नहीं आ रहा है तो आप श्लोक लिख दीजिए, ठीक है। श्लोक आप लिख देंगे तो आराम से आपका श्लोक का मतलब अर्थ आप लिख देंगे तो आपके 3 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो और दूसरी बात 2 नंबर यहाँ पर और भी क्लियर हो जाएगा। वो क्यों? अब यहाँ पर आप देखो क्या दिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा तो 2 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो 2 श्लोक तो जरूर याद करें, कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि एक श्लोक अगर आप याद करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर आ गया तो क्या इसी को आप छाप दोगे? यहाँ पर नहीं ना, आपको अलग लिखना पड़ेगा अपनी पाठ्य पुस्तक से जो इसमें ना आया हो। तो 2 याद करे रहोगे तो एक तो इसमें आएगा और एक मान लो आपको याद रहेगा दूसरा, तो आप इसमें 2 नंबर आराम से क्लियर कर लोगे। तो 2 नंबर तो बिल्कुल फिक्स ही है यार ये वाला, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब ये बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। कैसे? संस्कृत वाले, पिता किस्मत उच्चतर अस्ति, ये सारे कुछ लाभेन की मुवर्धते, ठीक है, लाभेन की मुवर्धते, और दुर्मुखा का हासित, ग्रामीणान का उपहासत। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला और आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, और ये वाला भी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए 2 2 4 1 5 में से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हो, कभी कभी 6 भी दे देता है। तो आप आराम से कर लोगे, थोड़ा पढ़ोगे ना, छोटे छोटे आंसर होते हैं क्वेश्चन आंसर। तो अगर तुम ज़्यादा एक दिन लगा दोगे ज़्यादा सही से याद करने में संस्कृत वाले पार्ट, तो आराम से याद हो जाएंगे और 2 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर एक दिन एक चीज़ को देते हो ना केवल 2 घंटे के लिए, तो आपके आराम से तैयार हो जाएंगे और रोज़ आप रिविजन कर लिया करो। फिर चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये हर साल आते हैं तो इनको आप जरूर तैयार कर लीजिए। क्या? ये आपका जो है, ठीक है, ये करुण रस अथवा हास रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण नहीं पूछा है, बाकी उदाहरण भी पूछ लेता है कभी कभी कि हास अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण दीजिए। बच्चे दोनों लिख देते हैं कभी कभी, मैंने देखा है। तो आपको एक ही लिखना है, चाहे करुण रस आता हो तो करुण रस, हास आता हो तो हास। करुण का मतलब होता है दुख और हास्य का मतलब होता है हंसी। आपको दुख जिस चीज़ में आता है वही आपका क्या होता है? करुण रस। और जिस चीज़ में आपको देखकर हंसी आती है वही होता है हास्य रस। बिल्कुल सिंपल है। और बस आपको क्या करना है, उसका उदाहरण याद रखना है। और स्थायी भाव तो करुण रस का शोक होता है और हास्य रस का हास का हास होता है, ठीक है, हास। ये बस यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे या की जगह ऐसे सा कर दो, ठीक है, हो जाएगा आपका 2 नंबर आपका बिल्कुल क्लियर है। ये आना ही आना है, इसको तैयार आप जरूर कर लेना। आपका विकास भैया प्रार्थना कर रहा है आपसे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या आता है? उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण दीजिए। इस बस ये क्वेश्चन ना तैयार कर लीजिए, बस इन्हीं को तैयार करना है आपको, बाहर से कहीं कुछ नहीं। 100% यही आ जाएगा, बस उदाहरण आप जरूर तैयार कर लेना, 100% आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 2 4 2 6 नंबर आपके बिल्कुल फ्री, और ये 3 नंबर देखिए फ्री, ठीक है। क्यों? क्योंकि उपसर्ग तो आप इतने में से क्या नहीं बना पाओगे, में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाना है, केवल एक। देखो सु से आप जैसे सुरभि हो गया, और क्या सु से बना सकते? सुकुमार हो गया है ना, सुकुमारी मनहारी। अभी गाना सुने थे, सुकुमारी मनहारी नुमतुमा, क्या गाना था ना, मस्त गाना था, बीट उसकी अच्छी थी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? प्रा से क्या हो सकता है? प्रकाश और प्रभात। प्र और भात मिलकर प्रभात बनाते हैं, मतलब सुबह हो जाती है, ठीक है। प्रति से प्रतिमा, ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द आप लिख सकते हो। ये उप से उपकार, ठीक है, निर से निरादर, तो बहुत सारे हो सकते हैं। अभि से अभिशाप, अभिमान, अभिगौरव, ठीक है। और कमेंट करो, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे हमारा क्या आएगा? तो देखो 3 नंबर, ये 2 2 4 2 6 3 9 नंबर, तो ये मतलब ये आने ही आने हैं, बस इन्हें तैयार कर लो एग्जाम में, मतलब एक नकल है, ये आ जाएंगे बस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक शब्द बनाना। ये आना ही आना है, तो आप इनके में से बना लीजिए, ठीक है। जैसे ना आना चाहिए आखिरी में, बड़कपन ना आना चाहिए आखिरी में, ठीक है, ना, तो ये क्या हो जाएगा? ना, ठीक है। बचपना, ठीक है, ये बहुत सारे हो सकते हैं। बचपन, ये पन वाले में इक से क्या हो सकता है? आखिरी में ई का है, ठीक है। कोई ऐसा शब्द बताओ जो ई का है, कमेंट कर देना। दैवीय, ईश्वरीय, ये ई वाला आ गया, तो आप आराम से कर लोगे यार, ठीक है। 2 नंबर आपकी ये भी एकदम सही है। उसके बाद आपका समास विग्रह, जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्णों के चौराहा, 4 रास्तों का जो समूह होता है उसी को बोलते हैं चौराहा। तो 2 ठो आ ही जाएगा और 2 ही करना है।
मतलब दो तो सरल पूछेगा ही पूछेगा। और समास का नाम आप जैसे समास पढ़ोगे तो उस कौन सा समास है थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो आपको आराम से याद आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ये भी आपका मतलब 2 नंबर एकदम सरल होती है, ये वाले बिल्कुल ग्रामर पोर्शन एकदम सरल आती है, आप देख सकते हो ये भी 2 नंबर आपके आ जाते हैं। तो 9 2 11 नंबर आपकी तो क्लियर ही है। उसके बाद मैं एक वीडियो में सब कुछ क्लियर करवा दूंगा किसी दिन, ठीक है। तो बस थोड़ा सा इंतजार करो। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखना है आपको। तत्सम घर का जैसे हो गया, घर का क्या हो सकता है, गृह ना, गृह होता है, गृह बोलते हैं घर को। और मानुष को मनुष्य बोलते हैं, गांव को ग्राम बोलते हैं, चांद को क्या बोलते हैं, चंद्र बोलते हैं। ऐसे बिल्कुल मतलब जो बिगड़े हुए शब्द हैं उनको शुद्ध करना होता है आपको, बस एक प्रकार से। आगे बढ़ता हूँ मैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 2 पर्यायवाची लिखने। ईश्वर का भगवान, ठीक है। और क्या हो सकता है 2 पर्यायवाची, कमल का जलज, पंकज सरोज, फूल का पुष्प हो गया और पुष्प हो गया, और क्या हो गया, कुसुम, ठीक है। आगे जंगल का विपिन, और क्या हो सकता है, पहाड़ भी होता है, ठीक है। तो आप ये कर लेना, याद कर लोगे तो आराम से आ जाएगा। और निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो संधि का नाम आपको लिखना पड़ेगा, तो आप देख लीजिए। उसके बाद ये थोड़ा कठिन होते हैं, बाकी अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो इनका पूरा आप याद कर लेंगे तो आराम से आ जाएगा। मधु का, नदी का, फल का, मति का, इनका याद कर लीजिए, ठीक है। तो आप आराम से एक चीज़ पूछेगा तो 2 2 नंबर के आएंगे। देखिए ये पठावा का आप लिख सकते हैं, धातु लकार पुरुष, एक का लिखना है किसी में, 10 में से किसी एक का। इसमें भी देख सकते हो चतुर्थ विभक्ति निम्नलिखित में द्वितीय विभक्ति का रूप लिखिए। मधु अथवा नदी का, फल अथवा मति का, 3 में लिखना है। तो इन दोनों में से जैसे मधु का लिख दिए, इसमें आ रहा है, इसमें मति का आ रहा है, तो 2 लिखना है, ठीक है। और इसमें 1 लिखना है किसी एक का। जैसे पठावा का कौन सा, पठती पठता, पठंती पठसी पठता, पठत पठामी पठावा, ठीक है। कौन सी विभक्ति में, कौन से वचन में है, ठीक है। एक वचन द्विवचन में है और कौन सी विभक्ति में, ये आपको बताना है। आगे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। 2 वाक्य आप इसमें से करना है, बाकी संस्कृत में अनुवाद आप सीखे हैं तो आ जाएगा, बाकी आप बना बना कर लिख दोगे। नंबर नहीं कटते हैं, मुझे भी नहीं आ रहे थे, मैं सच बता रहा हूँ, एक भी नंबर इसमें नहीं कटे हैं, ठीक है। मेरे 92 नंबर हिंदी में आए थे। आगे बताता हूँ। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। स्वास्थ्य और शिक्षा, पर्यावरण प्रदूषण, वन महोत्सव, साहित्य और समाज, इन पर लिखना है। और हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तो आपके आने ही आने हैं, मतलब इन्हीं को तैयार कर लो। और निबंध बाकी रटने की चीज़ नहीं है, तो आप आराम से कर लोगे। उसके बाद हमारा आता है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो आप अपने टीचर से पूछ लेना कि कौन सा सर हमारे यहाँ खंड काव्य लगता है, तो आपको आपके सर बता देंगे, ठीक है। तो देखो एक बात बताऊँ, ये मतलब मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि आपके जो पिछले क्लास थे, जैसे क्लास 9th या क्लास 7th, क्लास 6, अगर वो पहाड़ थे तो क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम हिंदी का मैं बता रहा हूँ मात्र 1 पत्थर है, मतलब सरल है। आपको डराया जाता है ज़्यादा, सच में। तो आप देख ही सकते हो, मैंने आपको जैसे बताया हर चीज़ वही आती है जो पिछले साल आती है। तो क्या इसमें है, आप आराम से तैयार कर लोगे, आराम से याद कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।